हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण की रीतियां। कौन कौन से तरीके से केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों द्वारा किए जाने वाले साख निर्माण पर नियंत्रण रखता है, इसके विषय में मैं आपको पढ़ाऊंगी। विभिन्न विधियां, मात्रात्मक विधियां, गुणात्मक विधियां, सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था केंद्रीय बैंक के कार्य कि किस तरह से केंद्रीय बैंक जो है ये मुद्रा को जारी करने का कार्य करता है। इसके अलावा ये विभिन्न प्रकार बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंकर है, विभिन्न कार्य केंद्रीय बैंक के समझाए थे। उससे पहले मैंने व्यापारिक बैंकों के कार्य भी आपको बताए। व्यापारिक बैंक किस प्रकार साख निर्माण करते हैं और किस प्रकार साख निर्माण करके मुद्रा आपूर्ति को बढ़ा देते हैं। तो इसी साख निर्माण पर नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय बैंक अलग अलग तरीके काम में लेता है। इसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे पिछले वीडियोस देखिए, और अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। तो आज हम शुरू करते हैं केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाने वाले साख नियंत्रण की विभिन्न विधियां। साख नियंत्रण की रीतियां, ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण के लिए क्या क्या तरीके काम में लिए जाते हैं, इसके विषय में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है कि साख नियंत्रण है क्या, किसे कहेंगे साख नियंत्रण। तो अर्थव्यवस्था में साख ऋण की मात्रा और दिशा को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई गई नीतियों और उपायों को साख नियंत्रण कहते हैं। केंद्रीय बैंक जो है विभिन्न प्रकार के साधन काम में लेता है, विभिन्न प्रकार की नीतियां और उपाय काम में लेता है अर्थव्यवस्था में ऋण की मात्रा और दिशा को नियंत्रित करने के लिए। इसके तीन मुख्य बिंदु हैं। आरबीआई बैंकों को ऋण लेने देने की मात्रा को प्रभावित करता है, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित रखता है। इसके साख नियंत्रण के थ्रू ही आरबीआई जो है वो बैंकों द्वारा की जाने वाली मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित रखता है और अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता बनाए रखता है। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है और साख नियंत्रण इसका एक बहुत ही मुख्य कार्य है। अब आपके साख नियंत्रण के उद्देश्य क्यों किया जाए साख नियंत्रण। तो जैसा कि आपको अभी पहले बताया मैंने कि मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, महंगाई पर नियंत्रण रखने के लिए, विनिमय दर में स्थिरता रखने के लिए, बैंकिंग प्रणाली की तरलता को बनाए रखने के लिए, व्यापार चक्र के प्रभाव, जो व्यापार चक्र के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव होते हैं उनके प्रभावों को कम करने के लिए, ये विभिन्न उद्देश्य हैं साख नियंत्रण के। एक्चुअली साख नियंत्रण है क्या, केंद्रीय बैंक जो है ये व्यापारिक बैंकों पर ये साख नियंत्रण लगाता है, क्योंकि व्यापारिक बैंक जो है बहुत ज्यादा लोन देकर या बहुत ज्यादा साख निर्माण करके मुद्रा आपूर्ति को कितना भी बढ़ा सकते हैं, और जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है, मूल्य स्थिरता नहीं रह पाती है। तो इन्हीं सबको कंट्रोल करने के लिए साख नियंत्रण किया जाता है। साख नियंत्रण की रीतियां, दो प्रमुख प्रकार की रीतियां हैं। एक तो है मात्रात्मक रीतियां, दूसरी है गुणात्मक रीतियां। मात्रात्मक रीतियों के अंतर्गत जो आती हैं वो आती हैं ये साख की कुल मात्रा को नियंत्रित करने की सामान्य रीतियां ये पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती है। इसके मात्रात्मक रीतियों के अंतर्गत ये सीधे सीधे साख निर्माण की मात्रा को प्रभावित करते हैं, इसलिए इनको मात्रात्मक रीतियां कहा जाता है। और दूसरी होती है गुणात्मक रीतियां। ये क्या करती है, ये विशेष क्षेत्रों को प्रभावित करती है। ये इससे संपूर्ण सभी व्यापारिक बैंक समान रूप से प्रभावित नहीं होते गुणात्मक रीतियों के द्वारा, जबकि परिमाणात्मक रीतियों के द्वारा सभी व्यापारिक बैंक समान रूप से प्रभावित होते हैं। तो साख नियंत्रण की दो प्रमुख रीतियां, मात्रात्मक रीतियां और गुणात्मक रीतियां। अब इसमें आती है पहले मात्रात्मक साख नियंत्रण की रीतियां। मात्रात्मक साख नियंत्रण की रीतियों में पहली रीति है बैंक दर नीति। अब देखिए बैंक दर क्या होती है। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है। एक्चुअली वाणिज्यिक बैंकों को भी ऋण की जरूरत पड़ती है, तो बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है।
और बैंक दर अगर बढ़ती है तो ऋण महंगा हो जाता है, वाणिज्य बैंकों को ऋण महंगा हो जाएगा, तो वो आगे जो है ग्राहकों को भी महंगा ही ऋण देंगे, इससे साख का विस्तार घट जाएगा। अगर सरकार को लगता है कि साख निर्माण ज्यादा होना चाहिए, केंद्रीय बैंक को लगता है, तो वो बैंक दरें घटा भी सकती है। बैंक दर घटेगी तो ऋण सस्ता हो जाएगा, और ऋण सस्ता होगा तो उससे साख का विस्तार होगा। तो इस तरह से यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। यदि महंगाई बढ़ रही है तो आरबीआई बैंक दर बढ़ा देता है, ताकि व्यापारिक बैंक अधिक ब्याज दर पे ऋण देंगे और ताकि लोग उधार कम लेंगे। तो पहली है बैंक दर नीति, दूसरी है खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू सरकार क्या करती है, आरबीआई जो है वो सरकारी प्रतिभूतियों को, गवर्नमेंट बॉन्ड को खुले बाजार में बेचती है। तो जब खुले बाजार में खरीद बिक्री होती है तो प्रतिभूतियां बेचने पर जब जनता खरीदती है इन प्रतिभूतियों को, तो जनता से या बाजार से मुद्रा कहाँ चली जाएगी, केंद्रीय बैंक के पास चली जाएगी, तो उससे साख घट जाती है। जबकि प्रतिभूतियां अगर खरीदती है, ये अगर कई बार अगर साख को कम बढ़ाना हो तो केंद्रीय बैंक जो है ये प्रतिभूतियां खरीद भी लेती है। अगर ये प्रतिभूतियां खरीद ले तो बाजार में मुद्रा बढ़ जाती है और जिससे साख बढ़ जाती है। तो आरबीआई का सबसे अधिक प्रयोग में किया जाने वाला उपकरण यही है कि गवर्नमेंट जो है अपने बॉन्ड, आरबीआई अपने बॉन्ड बेच देती है, तो जनता से पैसा आरबीआई के पास चला जाता है। और या फिर अगर साख का विस्तार करना है तो आरबीआई वापस जनता के बॉन्ड्स जो है वो वापस खरीद लेता है। तो ये है खुले बाजार की क्रियाएं। पहली मैंने बताई बैंक दर नीति, दूसरी है खुले बाजार की क्रियाएं, तीसरी रीति है नकद कोषानुपात और तरलता कोषानुपात। नगद कोषानुपात क्या होता है, बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास नकद के रूप में रखना अनिवार्य होता है, सभी बैंकों को। और आरबीआई डिसाइड करती है कि ये सीआरआर कितना रहेगा। तो बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास नकद के रूप में रखना अनिवार्य होता है। अगर ये सीआरआर बढ़ जाता है तो बैंकों के पास ऋण देने योग्य पूंजी कम हो जाती है, जिससे साख घट जाती है। दूसरा होता है वैधानिक तरलता अनुपात या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है, ये होता है बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत नकद या स्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना अनिवार्य होता है। देखो एसएलआर जो है ये बैंक अपने पास रखेगा, सीआरआर जो है ये बैंकों के पास जितनी जमा राशि है, कुल जमा राशि, उसका निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास रहेगा। तो एसएलआर बढ़ने से भी बैंकों की ऋण देने की क्षमता घट जाती है, जिससे साख नियंत्रित होती है। सीआरआर और एसएलआर में क्या अंतर है, सीआरआर जो है ये आरबीआई बैंक निश्चित प्रतिशत वाणिज्य बैंकों को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास रखना अनिवार्य है, वो है सीआरआर। जबकि एसएलआर है वो अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास रखना उनको अनिवार्य है, तो उसको कहते हैं एसएलआर। ये दोनों ही अगर बढ़ जाए तो बैंकों की साख निर्माण की क्षमता कम हो जाती है, और अगर कम हो जाए तो ऋण देने की क्षमता इनकी बढ़ जाती है। इसके बाद आती है गुणात्मक साख नियंत्रण की रीतियां। गुणात्मक साख नियंत्रण रीतियों में पहली है सीमांत आवश्यकता और उपभोक्ता साख विनियमन। इसमें क्या किया जाता है कि प्रतिभूति के रूप में मूल्य और दिए गए ऋण के अंतर को कहते हैं सीमांत आवश्यकता। मार्जिन मनी, आप लोगों ने सुना भी होगा कि मार्जिन जितनी रिक्वायरमेंट होती है, ऋण जितना है, जैसे ऋण हुआ है 8 लाख का सैंक्शन, तो सीमांत आवश्यकता इसका कितना % लोगों को अपने पास से देना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं सीमांत आवश्यकता। मार्जिन मनी जो है इसको बढ़ा दिया जाता है, इसे बढ़ाकर सट्टेबाजी के लिए ऋण को हतोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा उपभोक्ता साख नियमन किस्तों पर वस्तुएं खरीदने हेतु दी गई साख को भी नियंत्रित करता है, और डाउन पेमेंट और किस्तों की अवधि ये भी तय कर देता है। कई बार आरबीआई व्यापारिक बैंकों को नियंत्रित कर देता है कि ऐसा नहीं है कि आप 50 साल का ऋण दोगे, 20 साल का ऋण दोगे, आपको एज के अनुसार, उसकी पेइंग कैपेसिटी के अनुसार ही आप उनको ऋण दे पाओगे।
ये रीतियां पूरी अर्थव्यवस्था पर एक साथ लागू नहीं होती है, बल्कि विशेष क्षेत्रों पर लक्षण डालती है। ये मैंने बताया था आपको कि गुणात्मक साख नियंत्रण में के अंतर्गत यही होता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कार्यवाही, नैतिक दबाव व प्रचार। प्रत्यक्ष कार्यवाही क्या है? नियम न मानने वाले बैंकों के विरुद्ध आरबीआई सीधी कार्यवाही भी कर सकता है, जैसे ऋण सीमा घटा सकता है, उसको कह सकता है कि इतने करोड़ से ज्यादा आप ऋण नहीं दे पाओगे। उसके अलावा नैतिक दबाव भी है, आरबीआई बैंकों को सलाह देता है, अनुरोध करता है, बैठकों के माध्यम से उसको सही दिशा में प्रेरित करने के लिए कहता है आरबीआई, तो नैतिक दबाव भी डालता है। इसके अलावा प्रचार प्रसार, समाचार पत्र, रिपोर्ट के माध्यम से आर्थिक स्थिति की जानकारी सार्वजनिक करता है, ताकि बैंकों को समझ में आ सके कि उनको ज्यादा ऋण देने हैं या कम ऋण देना है, साख का निर्माण करना है या साख का संकुचन करना है। ये इसके लिए आरबीआई जो है प्रचार प्रसार भी करता है। इसके अलावा बैंक व जनता से स्वेच्छा से नीति के अनुरूप व्यवहार भी करने के लिए वो बैंकों और जनता को कहता है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि दो तरह की रीतियां हैं, मात्रात्मक रीतियां, गुणात्मक रीतियां। मात्रात्मक रीतियां जो है ये सभी व्यापारिक बैंकों द्वारा की जाने वाली साख की मात्रा को नियंत्रित करने की रीतियां हैं। बैंक दर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, सीआरआर और एसएलआर इसके प्रमुख उदाहरण है, उपकरण है। और गुणात्मक रीतियों के अंतर्गत सीमांत आवश्यकता, उपभोक्ता साख नियमन, प्रत्यक्ष कार्यवाही, नैतिक दबाव, ये इनके साधन है। कुल मिलाकर ये साख नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है मूल्य स्थिरता, आर्थिक विकास और एक स्वस्थ बैंकिंग प्रणाली बनाए रखना। मूल्य स्थिरता, आर्थिक विकास और स्वस्थ बैंकिंग प्रणाली बनाए रखना, यही आरबीआई द्वारा किए जाने वाले साख नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है। तो स्टूडेंट्स, आपको मुझे आशा है कि आपने ये पूरा वीडियो अगर आपने सुना है तो आपको निश्चित रूप से साख नियंत्रण की विभिन्न रीतियां आपको समझ में आ गई होगी। ये न केवल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 12th, ग्रेजुएशन, पीजी लेवल तक हर एक क्लास में ये आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण की रीतियां विषय आपके सिलेबस में सम्मिलित है। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इसमें से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बैंक दर क्या होती है, एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स नहीं है, आपका इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट एक बार पुनः कि आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। साथ ही आप एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके पास जो भी मैं वीडियो आपके पास भेजूं वो आप तक तुरंत आ सके। थैंक यू वेरी मच।